आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में एंसेंबल के रिगार्डिंग कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे। माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में थर्मोडायनामिक्स कैसे स्टडी करेंगे वो मेथड आपको सजेस्ट किया था। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से उसको चेक करते हैं। माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में क्लासिकल आइडियल गैस डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट नोट करेंगे जिससे आप प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। कंसीडर ए गैस ऑफ कैपिटल एल कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग नॉन रिलेटिविस्टिक distinguishable monoatomic molecules. Each of mass small m that is filled in a three-dimensional container of volume कैपिटल V। यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट से वेरियस एजम्पशंस आपको जो है इंक्लूड हो रहा है, ये हिंट हो गए। नॉन इंटरेक्टिंग वर्ड से आपको ये आइडियल गैस का हिंट हो गया। नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आपको पता चल जाएगा। और पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल कंसीडर करें। क्लासिकल गैस में जनरली मॉलिक्यूल्स आप डिस्टिंग्विशेबल लेते हैं, तो आपको ये क्लासिकल आइडियल गैस का आपको यहाँ पे हिंट हो गया। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच के लिए मास आपको स्टेटमेंट में m है और जिस कंटेनर फिल कर रहे हैं थ्री डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं और वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पे आपको अगर इस पर्टिकुलर गैस के लिए माइक्रो स्टेट कैलकुलेट हो जाए और माइक्रो स्टेट माइक्रोकेमिकल एंबल में किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट जो आप n v और e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, वॉल्यूम v और एनर्जी ऑफ e के टर्म्स में आपको ये मैक्रो स्टेट के रिगार्डिंग माइक्रो स्टेट फाइंड करना है। और माइक्रो स्टेट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस और अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेशन df/q df/p ये फाइंड करेंगे और h पावर f से डिवाइड करेंगे, वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के लिए आप फाइंड कर रहे हैं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम बनेगा। रिकॉल करिए, ये पॉइंट आपको पहले डिस्कस किया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन पार्टिकल। अब यहाँ पे आपको हिंट है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। f1 वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। ईच मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशन में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लोग कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो 3n बनेगा। तो ये 3n इंटीग्रेशंस पोजीशन पार्ट के लिए और 3n इंटीग्रेशन मोमेंटम पार्ट के लिए है। और ये जब नॉन इंटरेक्टिंग ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 0 लेंगे। नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल्स अगर आप कंसीडर करेंगे तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन p²/2n बनेगा। अगर पार्टिकल फ्री हैं तो मोमेंटम पोजीशन से इंडिपेंडेंट आता है। पोजीशन पार्ट का वॉल्यूम और मोमेंटम पार्ट का वॉल्यूम आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करें। ये आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया हुआ है। अगर आप ये पोजीशन पार्ट का वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड करें, तो अगर आप पोजीशन कोऑर्डिनेट ith पार्टिकल के लिए qi ले रहे हैं तो ये 3 इंटीग्रेशंस बनेंगे, dxi, dyi और dzi। और ये वॉल्यूम बनेगा v। और ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन df/q। तो f गैस के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है और ये पार्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे ईच मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग d3q1 का प्रोडक्ट करना है, d3q का। इट मीन्स आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप ये टर्म को अगर आप इंटीग्रल कर लें और ईच टर्म का कंडीशन आपको ये हिंट किया कि v है, तो ये जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम का हिंट है कि ये 3n है। तो इसको n तक n मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये पार्ट मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और ये एक प्रोडक्ट करते जाएंगे और प्रोडक्ट करेंगे तो ये ईच टर्म v कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसको आप b/n लिख सकते हैं। अब आप मोमेंटम पार्ट का वॉल्यूम अगर सेपरेटली फाइंड करें df/p, अगर मोमेंटम पोजीशन से इंडिपेंडेंट है तो मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक बनेगा, स्फीयर बनेगा। और f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए स्फीयर का वॉल्यूम आपको हिंट किया था π/f/2 p/f डिवाइडेड बाई f/2 फैक्टोरियल।
ये आपको इस लेक्चर में डिस्कस किया था अभी। तो आप एफ वैल्यू को अगर आप यहाँ पे प्लेस करें तो ये आपको कंफर्म हो गया 5^3n/2 p^3n डिवाइडेड बाई 3n/2 फैक्टोरियल। पोजीशन पार्ट का वॉल्यूम आपको पता चल गया, मोमेंटम पार्ट का वॉल्यूम पता चल गया, तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपको फाइंड हो गए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं नोट कर रहा हूँ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। पोजीशन पार्ट वॉल्यूम v⁴n, मोमेंटम पार्ट वॉल्यूम ये आपको डिस्कस हो गया, और h⁴3n से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड हो जाएंगे। v⁴n 5^3n/2 p⁴3n डिवाइडेड बाई h⁴3n। ये मोमेंटम की शार्प वैल्यू के लिए आपको माइक्रोस्टेट चाहिए। और यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी रिलेशन से आप पी को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इस पी को आप रिप्लेस करेंगे 2 m पावर 1/2, जो टोटल पावर 3n/2 बन जाएगा, h⁴3n। अब ये एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है और एनर्जी आ रहा है। तो ये मैक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेड बाई 3n/2 फैक्टोरियल लिखेगा। 3n/2 फैक्टर छूट रहा है, 2 फैक्टर भी इंक्लूड करेंगे, 3n/2 फैक्टोरियल। ये फैक्टर छूट गया था, वो आपको मैंने नोट कर। अब ये एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम और एनर्जी का टर्म आ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट corresponding to a macrostate represented by NVE, जो माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में मैक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है। तो आप लाइक दिस इसको नोट कर सकते थे, ओमेगा NVE, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम क्या है, एनर्जी क्या है, उसके टर्म्स में आप इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे माइक्रोस्टेट्स फाइंड करनी है वो मेथड पहले भी आपको सजेस्ट किया था, ये फिर से मैंने आपको कैलकुलेट करा दिया। किसी पर्टिकुलर सिस्टम जो क्लासिकल आइडियल गैस यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं, नॉन लिटिवसी केस, ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपको फाइंड। अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताएं तो लास्ट लेक्चर में माइक्रोकेमिकल एंसेंबल के लिए आपको जनरल मेथड डिस्कस किया है कि कैसे आप सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स आप फाइंड कर सकते हैं। और एंट्रोपी फाइंड करेंगे आप बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, S = KB ln ओमेगा से, KB ln ऑफ, ये माइक्रोस्टेट नंबर यहाँ पे प्लेस करेंगे, v⁴n, ये पाई को इस फैक्टर के साथ एक साथ आप नोट कर सकते हैं। तो this term change to 2πme total power 3n/2, h⁴3n 3n/2 फैक्टोरियल। ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन बनेगा। बस इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। पहले लॉग फैक्टर को सिंप्लीफाई करें तो लॉग फैक्टर में एक स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट आएगा। स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, अगर आप किसी फैक्टोरियल टर्म का लॉग फाइंड करते हैं, दिस रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा x ln x - x, बट ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन की अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, तभी एप्लीकेबल होगा जब ये x वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो। और यहाँ पे ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल है क्योंकि जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अगर गैस का आपने 1 मोल अमाउंट भी लिया तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वेरी लार्ज नंबर है, 10⁻23 ऑर्डर आता है। तो ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन गैस के लिए ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले आप ये एंट्रोपी के एक्सप्रेशन के लिए लॉग फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम वाले टर्म को ln ऑफ v⁴n नोट करेंगे तो ये n ln v बन जाएगा, प्लस ln ऑफ 2πme टोटल पावर 3n/2, तो ये 3n/2 मल्टीप्लाई मिलेगा। चाहे तो आप ये h फैक्टर को भी इसी के साथ इंक्लूड कर सकते थे, चाहे आप लास्ट में आप इसको सेपरेटली इसको अगर आप कंपेयर करें तो ये फैक्टर, इसको आप h² पावर 3n/2 नोट कर सकते हैं। टोटल पावर यहाँ पे 2πme/h² टोटल पावर 3n/2 आप नोट कर सकते थे, और 3n/2 लॉग प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करें। और जो फैक्टोरियल टर्म है वो डिवाइड में है, तो माइनस ऑफ ln 3n/2 फैक्टोरियल टर्म। इस टर्म के लिए आप स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें इस फैक्टोरियल टर्म पे। ये kb मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म में, n kb ln ऑफ v, सेकेंड टर्म के लिए 3/2 n kb ln ऑफ 2πme/h², और इस टर्म में आप स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, kb मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 n kb ln ऑफ 3n/2 माइनस दिस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3n/2 kb। स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके आपको टर्म बनेगा, kb आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये फैक्टर में भी 3n/2 kb है और यहाँ पे भी 3n/2 kb है, लॉग प्रॉपर्टी ये टर्म कॉमन लेंगे और लॉग प्रॉपर्टी से इसको एडजस्ट करेंगे, n kb ln v sh प्लस 3n/2 kb
तो ये ln a माइनस ln b वाले फैक्टर से ये रेशियो में आप नोट कर सकते हैं दिस टू टर्म का। तो ये जब रेशियो लेंगे तो ये 2 फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा 4 पाई me डिवाइडेड बाई 3n h स्क्वायर, और यहाँ से भी आप 3n/2 कॉमन लेंगे तो फैक्टर बना जाएगा। तो ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन बनेगा क्लासिकल आइडियल गैस के। माइक्रोस्टेट फाइंड हो गई, माइक्रोस्टेट से एंट्रोपी फाइंड किया। सम रिजल्ट्स आप इसी फैक्टर से भी फाइंड कर सकते थे, बट एंट्रोपी का एक्सप्रेशन सिंपलीफाइड फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया बाय यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। अब एंट्रोपी आपको फाइंड हो गया, इससे थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स फाइंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में रिजल्ट्स का डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको टेम्परेचर का आइडिया लेना है तो आप 1/T फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करके, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन को आपको यूज करना है। एनर्जी नोटेशन यहाँ पे E है तो DE प्लस PdV माइनस μdN। तो इस एक्सप्रेशन से आप 1/T फाइंड करेंगे, देन 1/T इज डिफाइंड एज del S by del E एट कांस्टेंट n and v, और ये सिमिलर डेफिनेशन मोर टाइम आपको हिंट होगा। तो इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन का आपको एनर्जी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ln ऑफ E टर्म बनेगा, और ln का डिफरेंशिएशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर में ये 3n/2 के भी बनेगा। बाकी फैक्टर को आप लॉग प्रॉपर्टी से एनर्जी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट लेंगे, उसका डिफरेंशियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो 1/T इज डिफाइंड एज del S by del B del E एंड दिस सम 3/2 n/kb मल्टीपल फैक्टर है, और ln ऑफ E का जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/E बनेगा। तो यहाँ से आपको एनर्जी कंफर्म हो गया। E can be written as 3/2 n/kb T। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ले रहे हैं तो ये 3/2 n/kbt बन गया। रिकॉल करिए, यही रिजल्ट आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम से आपको सजेस्ट किया था। अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में रिजल्ट नोट करेंगे तो n को स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में नोट करेंगे तो 3/2 n Na, और NaKb को आपको ये हिंट किया था कि आप इसको कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नोट कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल आइडियल गैस के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज थर्मल एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन पहले भी डिफरेंट मेथड से हिंट किया है, जो माइक्रोस्टेट मेथड से आपको कंफर्म हो। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, कैसे डिफरेंशियल करना है और क्या रिजल्ट बना है, ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को यूज करके। अब अगर आप P/T फाइंड करेंगे तो P/T के लिए लास्ट लेक्चर में भी आपको डेफिनेशन बताया, फिर से कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाले रिजल्ट को यूज करके आप चेक कर सकते हैं। कांस्टेंट n एंड E पर आप पार्शियल डेरिवेटिव अगर फाइंड कर लें एंट्रोपी का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो P/T का वैल्यू आपको फाइंड होगा, और इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम सिर्फ इस टर्म में है, बाकी कहीं पे वॉल्यूम डिपेंडेंसी नहीं है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बाकी पार्ट का डिफरेंशियल 0 बनेगा। n/kb ln v के मल्टीपल फैक्टर में है, और ln v का जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/v बनेगा। तो ये P/T का रिलेशन मिल गया, और प्रेशर कैन बी रिटन एज n/kT by V, और इसी से आपको आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equal to n/kBT in terms of number of molecules and Boltzmann constant, and in terms of number of moles and universal gas constant PV equal to nRT। यही इक्वेशन ऑफ स्टेट आप किसी अनदर मेथड से पढ़ते हैं। अब मैंने एक पॉइंट और आपको सजेस्ट किया था कि सम टाइम आपको यहाँ पे प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी पूछ सकता है, जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा। तो यहाँ पे दीज टू रिलेशन को यूज करके अगर आप 1/T को एलिमिनेट कर दें तो प्रेशर एज सच 1/T की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 3/2 n/kb by E, और ये राइट साइड P/T के लिए है n/kb by V। तो n/kb कैंसिल आउट हो जाएगा, देन प्रेशर कैन बी रिटन एज 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एंथैल्पी भी आप फाइंड कर सकते हैं। एंथैल्पी का डेफिनेशन था U प्लस PV, और U के लिए यहाँ पे नोटेशन है E। रिकॉल करिए जब थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स डिस्कस किए हैं तो डेफिनेशन एंथैल्पी का बताया था U प्लस PV, बट यहाँ पे एनर्जी का नोटेशन E है तो E प्लस PV। अब यहाँ पे PV वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एनर्जी वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो दिस वैल्यू 3/2 n/kBT एंड PV इज इक्वल टू n/kBT। इस टर्म को ऐड करेंगे तो एंथैल्पी आपको फाइंड हो गया 5/2 n/kBT। एंथैल्पी भी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करना है, ये लास्ट लेक्चर में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस हिंट किए हैं। C को आप del E by del T एट कांस्टेंट NV से फाइंड कर सकते हैं, एंट्रोपी से फाइंड कर सकते हैं, और ये टर्म्स आप इजीली चेक कर सकते हैं 3/2 nR, जो मोनोटॉमिक गैस के लिए पहले भी डिस्कस किया इक्विपार्टीशन थ्योरम में। C को आप 3/2 n/kb नोट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CP del Q by del T
एट कांस्टेंट एन एंड पी। इसी टर्म को आप डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट एन एंड पी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। एच का डेफिनेशन आपको यहाँ पे कंफर्म है, दिस वैल्यू 5/2 एन के बी और 5/2 एन आर। अगर आप नियर फॉर्मूला यहाँ पे चेक कंफर्म करना हो, सीपी माइनस सीबी फाइंड करेंगे तो आपको ये एनआर बनेगा। हीट कैपेसिटी रेशियो फाइंड करेंगे सीपी बाई सीबी तो ये 5/3 बनेगा। तो डिफरेंट डेफिनेशंस आपको यहाँ पे रिगार्डिंग क्लासिकल आइडियल गैस इन माइक्रोकेमिकल एंसेंबल हिंट हो गया, जो सिमिलर रिजल्ट्स आपने किसी अनदर मेथड से पहले पढ़े हो। अगर एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड करना हो, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, गामा फैक्टर आपको यहाँ पे पता है, पीवी पावर गामा दैट इज 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया था, लाइक दिस रिलेशन दिया हुआ था प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का, आपने एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड किया था वहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने फाइंड किया था। बट ये आप चेक करें, ये आइडियल गैस के जो रिजल्ट्स आपने फाइंड किए हैं, ये रिलेशन जो आपने फाइंड किया है वो क्लासिकल आइडियल गैस के लिए माइक्रो स्टेट मेथड से फाइंड कर रहे हैं, माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में फाइंड कर रहे हैं। ये एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ स्टेट ये यूज करेंगे, तो ये रिजल्ट्स अभी पी और वी में है, फिर टी और वी और पी और टी के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड ओनली चेंज हुआ है, बट जो रिजल्ट्स आप फाइंड कर रहे हैं वो अभी तक जो रिजल्ट्स फाइंड किए हैं वो सेम, जो आपने पहले चाहे इक्विपार्टीशन थ्योरम से रिजल्ट्स फाइंड किए हो, काइनेटिक थ्योरी से आप फाइंड करें या कोई और मेथड। बट अगर जिस एक्सप्रेशन को यूज करके रेफरेंस लेके आपने रिजल्ट फाइंड किए हैं, इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को आपने रेफरेंस लिया है, क्या ये करेक्ट रिलेशन है? सबसे पहले आपको जब बेसिक पार्ट डिस्कस किया था तो रिकॉल करिए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटीज का डेफिनेशन मैंने बताया था। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटीज के आपको एग्जांपल्स बताए थे। एंट्रोपी रिकॉल करिए, एक्सटेंसिव क्वांटिटी में मैंने आपको नोट कराया है। क्या ये एक्सप्रेशन एक्सटेंसिव क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है? कैसे चेक करेंगे वो मेथड भी आपको मैंने सजेस्ट किया है। जितने भी यहाँ पे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं, अगर आप उनको एक सेम फैक्टर से मॉडिफाई कर दें, एक्सटेंसिव पैरामीटर्स आपको बताए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सटेंसिव में जाएगा, एनर्जी एक्सटेंसिव में जाएगा, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होगा। तो जो एंट्रोपी फैक्टर बनेगा, टेम्परेचर को सेम रखना है। अगर ये रिलेशंस आप रिप्लेस करें इन एक्सप्रेशन S इज इक्वल टू एन के बी ln v प्लस 3/2 एन के बी, जिसको रेफरेंस लेके आपने थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट्स फाइंड किए हैं, ln 4/me/3n h स्क्वायर प्लस 1। ये एनर्जी के टर्म्स में है। अगर आप एनर्जी का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जो फाइंड किए हैं, ये जो रिजल्ट फाइंड किए हैं, अगर आप यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन टेम्परेचर रिलेटेड भी हो जाएगा। 3/2 एन के बी ln ऑफ, यहाँ पे एनर्जी को प्लेस करेंगे 3/2 एन के बी टी, तो इस 2 फैक्टर से ये 4 कन्वर्ट होगा, n फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2πm kBT/h स्क्वायर। ये फॉर्म और जो ये फॉर्म मैंने नोट किया है, दोनों सेम फॉर्म है। एक एनर्जी के टर्म्स में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, और एनर्जी के टर्म्स में एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में है। बट दीज टू एक्सप्रेशन में कोई भी एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करें और ये रिप्लेसमेंट अगर आप करेंगे तो जो न्यू एंट्रोपी S डैश बनेगा, आप कंपेयर करिए, n को आपने अल्फा n किया था, v को अल्फा v, 3/2 अल्फा n के बी ln, यहाँ पे इस फैक्टर को अल्फा टाइम्स करेंगे, इस फैक्टर को अल्फा टाइम्स करेंगे और टेम्परेचर को अनचेंज रखेंगे, तो ये फैक्टर सेम रहेगा। दोनों टर्म चाहे एनर्जी पार्ट से चेक कर ले चाहे टेम्परेचर पार्ट से चेक कर ले। अगर टोटल यहाँ से अल्फा कॉमन भी लेंगे तो फॉर्म बनेगा अल्फा n के ln अल्फा v प्लस 3/2 n के बी ln ऑफ 2πm kBT/h स्क्वायर प्लस 1। तो आप चेक करें, ये फिर से आप इस फैक्टर को आप S नहीं नोट कर सकते हैं ड्यू टू दिस ln ऑफ v टर्म, ड्यू टू दिस टर्म। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर वो S डैश इक्वल टू अल्फा एन के भी नहीं आएगा सर? हाँ, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। मैं जो भी आपको हिंट कर रहा था कि अगर ये फैक्टर को आप कंपेयर करें इस पार्ट को, तो इससे एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। इट मींस इस टर्म को आप फिर से S नहीं नोट कर सकते ड्यू टू दिस टर्म। अगर ये ln v टर्म होता तो एंट्रोपी अल्फा टाइम्स हो जाता, बट यहाँ से ये अल्फा टाइम्स नहीं। S डैश इज नॉट इक्वल टू अल्फा ऑफ होल एंट्रोपी S ड्यू टू दिस ln ऑफ v टर्म। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं है और ना ही एग्जैक्टली ये S से मैच करता है, तो नाइदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव पार्ट बन रहा है। ये एक्सप्रेशन, दीज टू एक्सप्रेशंस जो एंट्रोपी के लिए हैं, ये ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा है सभी को? एक्सप्रेशन से कैसे चेक करेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, वो मेथड मैंने बताया था, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एक्सप्रेशन आपने फाइंड किया एंट्रोपी का, बट दीज टू एक्सप्रेशन से एंट्रोपी एक्सटेंसिव नहीं है, नॉट एक्सटेंसिव।
ना इंटेंसिव है और ना ही एक्सटेंसिव है, बट मैं इंटेंसिव इसलिए रेफरेंस नहीं ले रहा क्योंकि एंट्रोपी को मैंने पहले आपको एक्सटेंसिव क्वांटिटी में नोट कराया है। एक्सटेंसिव के लिए आपने स्टेप्स भी फॉलो किए हैं, जो आपने मोर देन वन पार्ट इन्वॉल्व हो रहे थे सिस्टम में, और उनके लिए जब एंट्रोपी चेंज फाइंड किया कंबाइंड सिस्टम का, तो एंट्रोपी चेंज को आपने सम में नोट किया हुआ है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग से सिस्टम के डिफरेंट पार्ट के लिए एंट्रोपी चेंज सेपरेटली फाइंड किया और उसको सम किया हुआ है। वो तभी कर सकते हैं जब एक्सटेंसिव होता है। अगर एक्सटेंसिव नहीं है तब आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। मैंने स्टेटमेंट नोट भी कराया कि जितनी भी एक्सटेंसिव क्वांटिटीज हैं वो एडिटिव आती हैं, तो ये एक्सटेंसिव नहीं है। इट मीन्स जो आपने ये एक्सप्रेशंस ड्राइव किए हैं उनमें कहीं एरर हो गया। क्या एरर हुआ है वो आपको अभी चेक करना है। हम भी डिस्कस करेंगे कि क्या पार्ट से ये एक्सटेंसिव नहीं बना। एक्सटेंसिव होना चाहिए था जो एक्सटेंसिव नहीं आया, और ये कैलकुलेट किया है आपने माइक्रोस्टेट से, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई मिस्टेक हुआ है, कोई एरर इंक्लूड हो गया है, कोई रॉन्ग एजम्पशन इंक्लूड हो गया है। तो आप लोग जब ये टॉपिक पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे, सिलेबस में रहा होगा आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप कंपेयर करिए। पॉइंट पढ़ा होगा आप लोगों ने गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन गिब्स ने फर्स्ट टाइम स्टडी किया और उसके रिमूवल के लिए पॉइंट सजेस्ट किए, मेथड सजेस्ट किया कि कैसे वो रिमूव हो सकता है। गिब्स पैराडॉक्स क्या है वो अभी यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो टू वे में गिब्स पैराडॉक्स को सजेस्ट करते हैं कि एंट्रोपी अब से पहले पढ़ते आ रहे थे कि एक्सटेंसिव होना चाहिए, बट इस एक्सप्रेशन से जो माइक्रोस्टेट मेथड से ड्राइव किया है वो एक्सटेंसिव तो नहीं होता है। ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। अनदर एक एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वाले पार्ट से आप गिब्स पैराडॉक्स को सजेस्ट करते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आप यहाँ पे टू डिफरेंट केसेस कंसीडर करके चलेंगे, रिवर्सिबल केस और इरिवर्सिबल केस। तो गिब्स ने जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का कांसेप्ट दिया, किसके लिए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अराइज होता है, वो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि वो रिवर्सिबल के लिए होगा या इरिवर्सिबल के लिए होगा। तो पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि मिक्सिंग जो है डिफरेंट सैंपल्स का वो कब रिवर्सिबल हो सकता है, कब इरिवर्सिबल हो सकता है। तो उसके लिए मैं पहले सम पॉइंट सजेस्ट कर रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट नोट कराता हूँ कि कब वो रिवर्सिबल होगा, कब इरिवर्सिबल होगा। अगर आप यहाँ पे टू डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं, ये मैंने फर्स्ट सैंपल कंसीडर किया, ये सेकंड सैंपल कंसीडर किया। फर्स्ट सैंपल में N1 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका वॉल्यूम V1 और इसका टेम्परेचर T। सेकंड सैंपल के N2 मॉलिक्यूल्स हैं, V2 वॉल्यूम है और दोनों का टेम्परेचर T। ये इनिशियल सिचुएशन है, मिक्सिंग से पहले की कंडीशन है। अब इस पे डायरेक्ट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। डायरेक्ट प्रोसेस क्या है कि हमें these two सैंपल को मिक्स करना है। मिक्स करेंगे तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड सैंपल के मॉलिक्यूल्स मिक्स होंगे, टेम्परेचर T है, मॉलिक्यूल का नंबर अब की बार हो गया N1 + N2 और वॉल्यूम हो गया V1 + T। अब इसमें रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अगर आप रिवर्ट करने के बाद, इनवर्स प्रोसेस करने के बाद ये फिर से सेम सिचुएशन अगर आपको प्रेजेंट हो जाए तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। इट मींस दीज टू पार्ट में कहीं आप डिस्टिंग्विश ना कर पाए, कोई डिफरेंस प्रेजेंट ना रहे, तभी रिवर्सिबल होगा। अगर आप डिफरेंस कर सकते हैं, आपको डिफरेंस ऑब्जर्व होता है, तभी इरिवर्सिबल होगा। तो इसके लिए हम नोन एग्जांपल लेते हैं। अभी तो मैं नोटेशंस बताया ओनली। मैंने फर्स्ट सैंपल पहले कंसीडर किया, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस कंसीडर की, नाइट्रोजन गैस, और इस गैस के मैंने 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंसीडर किए पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी मैंने नोट कर दिया, N1/V3 आपको यहाँ पे नोट कर दिया। यहाँ पे मैंने कंसीडर किए ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स, O2 गैस यहाँ पे कंसीडर की, इसके भी यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर। अब यहाँ पे जब मिक्स करेंगे तो वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे, नाइट्रोजन गैस भी होगा, ऑक्सीजन गैस भी होगा, यहाँ से जो भी कंपाउंड बने, ठीक है। मैंने दोनों पार्ट इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। और दीज के मॉलिक्यूल्स जब ये ऐड किए तो मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए N1 + N2 और वॉल्यूम भी ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए, ये 100 100 200 हो गया और वॉल्यूम ऐड हो गए, ट्वाइस भी हुआ, तो पर यूनिट वॉल्यूम में अभी भी रिजल्ट सेम रहा। अब फिर से आपने पार्टीशन, हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्लॉट बना हुआ हो, उसी में आपने पार्टीशन को रिमूव किया पहले, फिर उसी पोजीशन पे आपने पार्टीशन प्रेजेंट कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि फिर से आप 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे आप 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले आए, बट ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होगा। यहाँ पे जो आप पहले N2 गैस ले रहे थे और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कंसीडर कर रहे थे, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा कि यहाँ पे सेपरेटली आप N2 गैस के मॉलिक्यूल सेपरेट कर पाएं और यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल सेपरेट कर पाएं। यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ गैसेज होंगे, N2 एंड O2 बोथ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे भी N2 एंड O2 बोथ के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सभी को क्लियर हुआ? यस सर। क्या दीज टू में डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है सभी को? यस सर। दोनों पिक्चर डिफरेंट है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट सैंपल में चेक कर रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस के लिए हैं प्योरली, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के हैं, बट यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो है टेम्परेचर T पे, बट किसके हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे भी बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है। जो डिफरेंस ऑब्जर्व है तो ये मिक्सिंग जो होगा वो इरिवर्सिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये
डायरेक्ट प्रोसेस करने के बाद जब उसको रिवर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस प्रेजेंट है, जबकि पहले डेफिनेशन मैंने आपको नोट कराया रिवर्सिबल प्रोसेस का कि कोई भी जो बॉडी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, सराउंडिंग इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें कहीं पे भी कोई चेंज प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। तो ये इरिवर्सिबल केस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का केस है। अब इसी में अनदर एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट सैंपल में टेम्परेचर टी पे आप हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, सेकंड सैंपल में भी आप टेम्परेचर टी पे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपने 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए और यहाँ पे आपने 50 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए। डायरेक्ट प्रोसेस में these two सैंपल को मिक्स किया, टेम्परेचर टी, हाइड्रोजन गैस रहेगा अभी भी, बट जो अब की बार मॉलिक्यूल्स हैं N1 + N2 B1 + B2, ये 150/2 भी हो गया, जो 75 पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। फिर से आप यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस करेंगे और रिवर्स प्रोसेस के बाद डिफरेंस कंपेयर करेंगे, इनिशियल सिचुएशन से आप कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट सैंपल, ये सेकंड सैंपल, ये सेम पोजीशन पे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई वहाँ पे नोट सिंबल बना सकते हैं, कोई स्लॉट पोजीशन बना सकते हैं जहाँ पे आप फिर से पार्टीशन क्रिएट करें। तो पॉसिबिलिटी तो है कि वॉल्यूम आप अपनी चॉइस से, चाहे जिस टोटल वॉल्यूम को हाफ करना हो या 1/3 2/3 करना हो, अपनी चॉइस से कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे कंपेयर करें, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए और यहाँ पे 50 आ जाए। दोनों साइड जब ये मिक्सिंग हो गई तो पर यूनिट वॉल्यूम में ये 75 पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे जाएगा, 75 पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे जाएगा। टेम्परेचर टी रहेगा, वो साइड हाइड्रोजन गैस के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बट अभी भी डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मिक्सिंग से पहले फर्स्ट सैंपल में 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे टेम्परेचर टी पे हाइड्रोजन गैस के लिए, बट अब की बार मिक्स करके जब रिवर्ट कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, तो फर्स्ट सैंपल में टेम्परेचर टी पे हाइड्रोजन गैस के 75 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो डेंसिटी चेंज हो गया। यहाँ पे जब डेंसिटी चेंज हुआ तो ये जब डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है तो ये अभी भी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल इरिवर्सिबल हो गया, सेकंड भी इरिवर्सिबल हो गया। मैं इसी में आपको नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तो सभी को कंफर्म हो गया होगा इरिवर्सिबल है। अब यहाँ पे मैंने एक सिर्फ डेंसिटी में चेंज किया। फर्स्ट सैंपल में टेम्परेचर टी पे हाइड्रोजन गैस के 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेकंड सैंपल में टेम्परेचर टी पे हाइड्रोजन गैस के 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिया, जो पहले 50 पर यूनिट वॉल्यूम लिया था। इट मींस बोथ साइड का जो डेंसिटी है वो मैंने अब की बार सेम ले लिया, जो पहले डिफरेंट ले रहे थे। तो ये अभी भी 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा, और जब फिर से पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो ये 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। और जैसे ही आपने ये इसको फिर से कंपेयर किया, ये आप these two पार्ट में आप डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मिक्सिंग से पहले की जो सिचुएशन है, मिक्स करने के बाद और फिर से पार्टीशन प्रेजेंट कर रहे हैं, सैंपल्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो these two पॉइंट में, these two पार्ट में कहीं कोई डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। जब ऑब्जर्व नहीं होगा तो ये केस बनेगा रिवर्सिबल का। ये भी सभी को क्लियर हो गया? तो इससे कब मिक्सिंग ऑफ गैसेस रिवर्सिबल होगा, कब इरिवर्सिबल होगा, आप वो स्टेटमेंट वाइज नोट कर सकते हैं। The mixing of two different samples of same gas। अब चेक करिए, यहाँ पे मैंने टू केसेस डिस्कस किए हाइड्रोजन गैस के, जब दोनों साइड सेम गैस ले रहे हैं, सेम गैस के 2 डिफरेंट सैंपल्स आप कंसीडर कर रहे हैं। द मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम गैस will be reversible और irreversible। दोनों केस यहाँ पे पॉसिबल थे सेम गैस की मिक्सिंग के लिए। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको बताए, हाइड्रोजन गैस के 2 डिफरेंट सैंपल्स को मिक्स करके रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल। कब रिवर्सिबल है आप चेक करिए, ये जो लास्ट एग्जांपल बताया है रिवर्सिबल का है, इसमें कंडीशन क्या है, बोथ सैंपल्स में पार्टिकल डेंसिटी सेम है, N1/V1 = N2/V2। ये N1 मॉलिक्यूल्स फर्स्ट सैंपल के, वॉल्यूम V1 फर्स्ट सैंपल का, तो ये पार्टिकल डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सैंपल है, ये पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सेकंड सैंपल है। बोथ साइड का पार्टिकल डेंसिटी अगर सेम है और टोटल मिक्सिंग के बाद जो पार्टिकल डेंसिटी है वो भी मैच करता है एट टेम्परेचर टी, बोथ सैंपल का टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे T1 = T2 नोट कर सकते हैं। अगर ये सेम है तब ये रिवर्सिबल है। बट अगर आप पार्टिकल डेंसिटी डिफरेंट ले रहे हैं, जो भी इस एग्जांपल से पहले मैंने सेम गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए एग्जांपल आपको डिस्कस किया, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए थे, यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए थे, तब ये इरिवर्सिबल। तो सेम गैस का जो मिक्सिंग है, सेम गैस के 2 डिफरेंट सैंपल का जो मिक्सिंग है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी। कब रिवर्सिबल है वो आपको ये कंडीशन बता दी, और जैसे ही पार्टिकल डेंसिटी आप डिफरेंट लेंगे ये इरिवर्सिबल बन जाएगा। द मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस, वो सैंपल्स डिफरेंट गैसेस के आप कंसीडर कर रहे हैं,
मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया डिफरेंट गैसेस के लिए पार्टिकल डेंसिटी सेम लेके, जब सेम ले रहे हैं तब भी ये रिवर्सिबल है, डिफरेंट लेंगे तब भी ये रिवर्सिबल आएगा, तो ये ऑलवेज इरिवर्सिबल बनेगा। तो सेम गैस का जो मिक्सिंग है, सेम गैस के टू डिफरेंट सैंपल का मिक्सिंग रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी, बट डिफरेंट गैस का जो मिक्सिंग है वो ऑलवेज इरिवर्सिबल होगा। तो आपको ये आइडिया रहेगा कि कब रिवर्सिबल कंसीडर करना है, कब रिवर्सिबल कंसीडर करना है, गिब्स पैराडॉक्स के लिए। ये आगे डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे रिवर्सिबल और कैसे रिवर्सिबल है, मैंने पहले एग्जांपल देके आपको हिंट किया, फिर ये स्टेटमेंट नोट करा। तो डिस्कस करते हैं इसी में मिक्सिंग वाले केस को कंसीडर करके गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स ने पैराडॉक्सल सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए मिक्सिंग ऑफ गैसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी फाइंड किया, चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फाइंड किया। यहाँ पे नोट करेंगे डेल्टा एस रिप्रेजेंट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। कि मिक्सिंग की वजह से कितना एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मींस द चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ गैसेस और टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ गैसेस। और इसमें आपको चेंज फाइंड करना है। अगर SI ले रहे हैं, ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं S बिफोर एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बिफोर मिक्सिंग, S after entropy of the system after mixing. The delta S is S after minus S before. तो आपको ये चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है टू डिफरेंट मिक्सिंग के लिए। बस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे entropy change in the mixing of two different samples of different gas and change in entropy of mixing of two different sample of same gas. पहले सेम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम गैस। ये फर्स्ट सैंपल, ये सेकंड सैंपल। फर्स्ट सैंपल में N1 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं एक पर्टिकुलर गैस के, सैंपल का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। सेकंड सैंपल के मॉलिक्यूल्स N2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T। और यहाँ पे जो कंडीशन है रिवर्सिबल की कंडीशन इंक्लूड करने के लिए ये N1/V1 N2/V2 सेम लेके चल रहे हैं, जिससे आपके दोनों केसेस इंक्लूड हो जाए यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये मैंने रिवर्सिबल केस कंसीडर करने के लिए आपको कंडीशन इंक्लूड कर लिया। और यहाँ पे ईच मॉलिक्यूल का मास आप m लेके चलेंगे। ये मिक्सिंग से पहले की कंडीशन है। एंट्रोपी बिफोर मिक्सिंग, जब बोथ सैंपल सेपरेट हैं तब सिस्टम का एंट्रोपी फाइंड करना है, और एंट्रोपी बोथ सैंपल की एंट्रोपी का सम है, जिसको आप नोट कर सकते हैं समेशन ओवर I गोज फ्रॉम 1 to 2 SI। S1 + S2 बोथ सैंपल की सेपरेटली एंट्रोपी फाइंड कर लें और उसको ऐड कर दें। और ये फाइंड करने के लिए आपको एक्सप्रेशन यूज करना है दीज में से जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर बेस, ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सैंपल के लिए जब एंट्रोपी नोट करेंगे तो फर्स्ट सैंपल का डेटा यहाँ पे प्लेस कर देंगे। मॉलिक्यूल के प्लेस पे N के प्लेस पे N1, V के प्लेस पे V1 और T सेम है। तो फर्स्ट सैंपल के लिए ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर दें। N1 KB ln of V1 प्लस 3/2 N1 KB ln 2 pi m kBT by h² + 1। ये फर्स्ट सैंपल के लिए एंट्रोपी आई है। इसी में सेकंड सैंपल का एंट्रोपी ऐड करना है। तो सेकंड सैंपल के लिए N2 KB ln V2 प्लस 3/2 N2 KB ln of 2 pi m kBT by h² + 1। ये S बिफोर आपको फाइंड हो गया।
मिक्स करने से पहले कंबाइंड सिस्टम का एंट्रोपी। जब आप बोथ सैंपल को मिक्स करेंगे, पार्टीशन आप वहाँ पे रिमूव करेंगे, बोथ सैंपल के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएंगे, और जब मिक्स होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे N1 + N2, वॉल्यूम बनेगा V1 + V2 और टेम्परेचर रहेगा T। ये मिक्सिंग के बाद की कंडीशन। तो यहाँ पे एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग फाइंड करेंगे, और ये फाइंड करने के लिए जो भी एक्सप्रेशन आपको मैंने यूज किया, वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्लेस पे आप रिप्लेस करेंगे N1 + N2, वॉल्यूम के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे V1 + V2 और टेम्परेचर T SSO। ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए, से डाउट नहीं आना चाहिए। एक्सप्रेशन जो मैंने आपको भी शो किया था, उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्लेस पे N1 + N2 और वॉल्यूम के प्लेस पे V1 + V2 आफ्टर मिक्सिंग। तो 3/2 N1 KB, ये N1 + N2 आएगा, और मैंने N1 वाला पार्ट सेपरेट कर दिया, नहीं तो एक स्टेप और इंक्रीज करना पड़ेगा। ये मैंने N1 + N2 पार्ट को N1 पार्ट सेपरेट कर दिया, और N2 पार्ट का जो रिजल्ट है वो सेपरेट कर दिया। these two results कंफर्म हो गए होंगे सभी को। चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, जो नोटेशन डेल्टा एस आपको पहले बताया है, S आफ्टर - S बिफोर, और जब ये फाइंड करेंगे इसमें से ये टर्म को डिफरेंस करेंगे तो आप चेक करें, ये 3/2 N1 KB ln टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, 3/2 N2 KB ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गया, ओनली ये टर्म और ये टर्म प्रेजेंट है। इसमें भी N1 वाला टर्म सेपरेट करेंगे, N1 KB ln V1 + V2 प्लस N2 KB ln V1 + V2 माइनस N1 KB ln V1 माइनस N2 KB ln V2। अब ये बोथ टर्म को कंबाइन करेंगे, N1 वाले टर्म N1 KB कॉमन ले लिया, लॉग प्रॉपर्टी से ln V1 + V2 /V1, ये और ये टर्म डिफरेंस में है, लॉग प्रॉपर्टी से रेशियो में नोट कर दिया। ऐसे सेकंड टर्म को नोट करेंगे, N2 KB ln V1 + V2 /V2, these two टर्म को लॉग प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर दिया। तो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। अगर आप यहाँ पे ये पार्टिकल डेंसिटी वाली कंडीशन अप्लाई करें, ये टर्म को इससे इक्वल करेंगे, तो ये V1 + V2 को यहाँ न्यूमरेटर में ले जाएं, और ये N1 को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये टोटली रिजल्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। N1 KB ln N1 + N2 /N1 प्लस N2 KB ln N1 + N2 /N2, दोनों एक्सप्रेशन से सेम रिजल्ट बनेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंबाइंड सिस्टम का वॉल्यूम सैंपल के इंडिविजुअल सैंपल के वॉल्यूम से ग्रेटर होगा दोनों पार्ट के लिए। ये दोनों बोथ लॉग में जो रेशियो है वो ग्रेटर देन बनाएंगे तो बहुत लोग पॉजिटिव आएंगे, ये टर्म भी पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव होंगे दीज टू पॉजिटिव क्वांटिटी का सम करेंगे तो डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। केस रिवर्सिबल है, आइसोलेटेड सिस्टम आप ले रहे हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी रिकॉल करिए, मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 बताया था, बट यहाँ से आपने कैलकुलेट किया तो ये पॉजिटिव आया, तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। पढ़ते आ रहे हैं कि वो 0 होना चाहिए, बट यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, तो गिब्स ने ये फर्स्ट टाइम स्टडी किया, ये यहाँ पे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अराइज हो रहा है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या है कि आना चाहिए था डेल्टा S 0, बट आया है पॉजिटिव, तो रिवर्सिबल केस के लिए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल लिया है कि केस हम कंसीडर कर रहे हैं वो रिवर्सिबल मिक्सिंग का है, जो आपको यहाँ पे ये नोट कराया हुआ है, चेक कर सकते हैं। सेम गैस की मिक्सिंग ले रहे हैं और ये कंडीशन ले रहे हैं, ये फुलफिल होने से रिवर्सिबल केस है, और रिवर्सिबल में डेल्टा S 0 आना चाहिए था जो पॉजिटिव आता है। अब सिमिलर अप्रोच से आप डेल्टा S फिर से फाइंड करेंगे, इसमें सेकंड केस कंसीडर कर लें इरिवर्सिबल मिक्सिंग का, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वहाँ पे भी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है या वो पार्ट सेम बनती है। सेकंड यहाँ पे अब कंसीडर करेंगे मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। नाउ कंसीडर द मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि ये इरिवर्सिबल केस है, इरिवर्सिबल में डेल्टा S पॉजिटिव आना चाहिए, क्या पॉजिटिव आता है या नहीं आता है। इसको फाइंड करेंगे, फिर से 2 डिफरेंट सैंपल सेपरेटली कंसीडर करेंगे। फर्स्ट सैंपल, ये सेकंड सैंपल, N1 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, V1 वॉल्यूम टेम्परेचर T, N2 मॉलिक्यूल सेकंड सैंपल के लिए वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T, और फिर से आप ये N1 /V1 N2 /V2 N1 + N2 /V1 + V2 ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी केस रिवर्सिबल का है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट गैसेस। तो S बिफोर अगर आप फाइंड करेंगे तो ये सेम रहेगा जो यहाँ पे आपने फाइंड किया है, S बिफोर। इंडिविजुअल सैंपल का एंट्रोपी फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे N1 KB
ln v1 प्लस 3/2 n1 kb ln 2 pi m kbt by h square प्लस 1। सेकेंड सैंपल के लिए n2 kb ln v2 प्लस 3/2 n2 kb ln 2 pi m kbt by h square प्लस 1। दिस इज द एंट्रोपी बिफोर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग फाइंड करेंगे, बोथ सैंपल के मॉलिक्यूल्स मिक्स करेंगे। यहाँ पे n1 प्लस n2 मॉलिक्यूल्स होंगे, v1 प्लस v2 वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर T होगा। एस आफ्टर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2, वॉल्यूम v1 प्लस v2। देखो जब टू डिफरेंट गैसेस लेंगे तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो बोथ गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिस्टिंग्विश होंगे नॉन आइडेंटिकल पार्ट होने की वजह से। अगर आप एक बार नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं और साइड ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो दोनों गैसेस में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास डिफरेंट रहेगा। जो यहाँ पे सेम ले रहे हैं, यहाँ पे आपने नोटेशन m लिया था, तो यहाँ पे m1 ले सकते हैं, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट सैंपल, ये मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सैंपल 2, जिससे आपको ये कंफर्म रहे कि हम डिफरेंट गैसेस का आपको मास कंसीडर करना था। तो यहाँ पे m1 m2 नोटेशन आ गए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस सर। जब इस एक्सप्रेशन में टोटल मिक्सिंग पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इस सैंपल में प्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये n1 प्लस n2 प्लेस कर दिया, ये v1 प्लस v2। बट आप यहाँ पे कंपेयर करें, मॉलिक्यूल्स तो n1 प्लस n2 हो जाएंगे, बट क्या ऑल मॉलिक्यूल का मास सेम होगा? बोलिए। नो सर। आउट ऑफ n1 प्लस n2 मॉलिक्यूल्स, n1 मॉलिक्यूल का मास m1 आएगा इंडिविजुअल का, और n2 मॉलिक्यूल्स में से ईच का मास m2 आएगा। तो ये पार्ट को पहले n1 मॉलिक्यूल के लिए सेपरेट करेंगे, फिर n2 मॉलिक्यूल के लिए सेपरेट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए सभी को। 3/2 n1 kb ln ऑफ 2 pi m2 kbt, ये पहले मैंने n1 3 नोट किया, तो ये m1 प्लस 1, फिर 3/2 n2 kb ln ऑफ 2 pi m2 kbt by h square प्लस 1। लाइक दिस आप इसको सेकेंड टर्म को ओपन करें। अब चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग माइनस एंट्रोपी बिफोर मिक्सिंग, तो फिर से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, दीस टू टर्म से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम वाले टर्म एडजस्ट करेंगे, तो n1 kb ln v1 प्लस v2 by v1 प्लस n2 kb ln v1 प्लस v2 by v2, और इसी को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टर्म्स में टोटली कन्वर्ट करेंगे, n1 kb ln n1 प्लस n2 by n1 प्लस n2 kb ln n1 प्लस n2 by n2। ये डेल्टा एस बनेगा जो सेम है, और यहाँ से फिर से चेक करेंगे तो ये लॉग में जो रेशो हैं वो ग्रेटर देन बनाएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ से डेल्टा एस फिर से आपको कंफर्म हुआ पॉजिटिव है। ये इरिवर्सिबल केस है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। बट जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस रिवर्सिबल केस है, और रिवर्सिबल केस के लिए डेल्टा एस 0 होना चाहिए, बट ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन सिर्फ रिवर्सिबल मिक्सिंग के केस में राइज हो रहा है, इरिवर्सिबल में राइज नहीं हो रहा। तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या है वो आपको मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल मिक्सिंग 0 होना चाहिए था, बट पॉजिटिव आ रहा है। तो गिब्स ने फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया, इसलिए इस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को गिब्स पैराडॉक्स बोलते हैं। इसी में आपको जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक्सटेंसिव हम पढ़ते आ रहे हैं कि एंट्रोपी एक्सटेंसिव होना चाहिए, बट इस एक्सप्रेशन से एंट्रोपी एक्सटेंसिव नहीं आ रहा है, तो ये भी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। तो इस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अराइज होने का रीजन क्या है? जब हम सेम गैस के टू डिफरेंट सैंपल का मिक्सिंग ले रहे हैं, तो वन सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं अनदर सैंपल के मॉलिक्यूल से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो यहाँ पे जो आपने एजम्पशन लिया है जिसकी वजह से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अराइज हुआ, हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल कंसीडर किया। इस डिस्टिंग्विशेबल पार्ट को इंक्लूड करने से यहाँ पे फर्स्ट केस में पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अराइज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं और सेकंड सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपने मॉलिक्यूल को मिक्स किया तो आप यहाँ पे ये चेक नहीं कर सकते कौन सा मॉलिक्यूल किस सैंपल का है। जो सेकंड सैंपल में, इसमें सेकंड केस में यहाँ पे आपको कंफर्म हो रहा था, क्योंकि दोनों सैंपल के मॉलिक्यूल का जो मास है वो डिफरेंट है, तो मास डिफरेंस से आप ये बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल किस पार्ट का है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स में जाइए, मैंने आपको ये नोट कराया था, नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑलवेज डिस्टिंग्विशेबल होंगे, बट आइडेंटिकल पार्टिकल्स में भी डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, ये पॉइंट नोट कराया हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं सेकंड सैंपल के मॉलिक्यूल से नॉन आइडेंटिकल है, इसलिए आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश वर्ड यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट केस में जो आपने फर्स्ट सैंपल के मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो सेकंड सैंपल के मॉलिक्यूल से
आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पे आप अगर कंसीडर करें डिस्टिंग्विशेबल, तो डिस्टिंग्विशेबल जो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं बता सकते कौन सा मॉलिक्यूल किस सैंपल का है। तो गिब्स ने फर्स्ट टाइम स्टडी किया और इसके पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के रिमूवल के लिए ये रेमेडी सजेस्ट किया कि जो फर्स्ट सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं, हम सेकंड सैंपल के मॉलिक्यूल्स उसको अगर हम इंडिस्टिंग्विश कंसीडर कर लें, तो जो माइक्रो स्टेट्स हमने फाइंड किए हैं डिस्टिंग्विशेबल के लिए, उनमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। पहले हमने डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल कंसीडर किया, तो ये डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल में माइक्रो स्टेट में चेंज आएगा। रिकॉल करिए, मैं जस्ट एक ये बता रहा हूँ कि इनडिस्टिंग्विश केस के लिए लेस आएंगी, कैसे लेस होंगी, एग्जैक्टली वो फैक्टर कंपेयर नहीं कर रहे, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इनडिस्टिंग्विश केस जैसे आप कंपेयर कर लेते हैं, तो सम प्रॉब्लम्स आपने डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व किया था, बट एग्जैक्टली जो डिस्क्रीट एनर्जी के रिजल्ट्स हैं वो कंटीन्यूअस एनर्जी से फेज स्पेस में मैच नहीं करता है। बट एक आइडिया ले रहे हैं कि जब आपने डिस्टिंग्विशेबल केस कंसीडर किया एमबी स्टैटिस्टिक्स में, और फिर आप उससे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पे गए ऑल प्रॉब्लम्स में, तो जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स थी या एक पर्टिकुलर एनर्जी की जो माइक्रो स्टेट्स थी, वो आप चेक करिए एमबी के केस में बोस आइंस्टीन में लेस आती है। जो लास्ट लेक्चर में आपको 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम को आप रेफरेंस लेके टोटल माइक्रोस्टेट का नंबर चेक कर लीजिए, और एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट का भी नंबर चेक कर लीजिए, जहाँ पे मोर देन 1 माइक्रोस्टेट्स हैं और एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटी आ रही थी, तो वहाँ से बोसॉन के केस में माइक्रोस्टेट लेस आई। ये पॉइंट रिलेट हो रहा होगा। तो गिब्स ने ये पॉइंट इंक्लूड किया कि जो डिस्टिंग्विशेबल केस कंसीडर करके हमने माइक्रोस्टेट कैलकुलेट किए हैं, अगर हम इनडिस्टिंग्विश कंसीडर करेंगे तो माइक्रोस्टेट का नंबर लेस आएगा। और गिब्स ने सजेस्ट किया कि ये फैक्टोरियल n से डिवाइड करके फेज स्पेस में मैच करेंगे। ये रेमेडी सजेस्ट किया है गिब्स ने। एग्जैक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कैसे फैक्टोरियल n टाइम्स है 1/फैक्टोरियल n टाइम्स, बट जैसे ही ये फैक्टर आप इंक्लूड करेंगे, तो जो जब 2 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम गैसेस कंसीडर करेंगे, तो उस केस में जो एंट्रोपी आएगा उसको हम कहेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल केस के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी। अब यहाँ पे आपने डिस्टिंग्विशेबल केस में एंट्रोपी फाइंड किया हुआ है, या तो आप यहाँ पे फाइंड कर लें स्टार्टिंग से ही बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन यूज करके, या जब आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन प्लेस कर देंगे तो एंट्रोपी में क्या इफेक्ट आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। kb ln ओमेगा डिस्टिंग्विशेबल बाई n फैक्टोरियल। तो kb ln डिस्टिंग्विशेबल को आप नोट कर सकते हैं एस डिस्टिंग्विशेबल जो पहले आपने कंसीडर किया, माइनस kb ln n फैक्टोरियल। अगर आप माइक्रो स्टेट में n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें या एंट्रोपी में माइनस kb ln n फैक्टोरियल से डिफरेंस कर दें, तो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव होगी वो आप चेक करते हैं। तो ये सजेस्ट किया है मैंने कि यहाँ पे चेंज किया है, बट एंट्रोपी का जो नोटेशन है वो अब इनडिस्टिंग्विशेबल केस कंसीडर करते हुए ये एस नोटेशन में यूज कर रहा हूँ। तो जो स्टेटमेंट है वो आपकी बार लाइक दिस कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए गैस ऑफ कैपिटल N नॉन इंटरेक्टिंग, बाकी पार्ट सेम रहेंगे, ओनली जहाँ डिस्टिंग्विशेबल वर्ड यूज किया है वो चेंज कर देंगे। नॉन रिलेटिविस्टिक इनडिस्टिंग्विशेबल, जो आपको ये स्टेटमेंट नोट कराया है, इस स्टेटमेंट में ये वर्ड ओनली चेंज करना है, डिस्टिंग्विशेबल को इनडिस्टिंग्विशेबल में चेंज करना है, बाकी पार्ट सेम रहेंगे। मोनोटॉमिक molecules each of mass small m filled in a container or 3-dimensional container of volume कैपिटल V। ओमेगा जो यहाँ पे आपको फाइंड होगा, जो पहले आपने ओमेगा फाइंड किया है v पावर n पाई पावर 3n/2 p पावर 3n डिवाइडेड बाई h पावर 3n/2 फैक्टोरियल। ये टर्म पहले से प्रेजेंट थे, आपकी बार n फैक्टोरियल और इंक्लूड हो जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल फैक्टर इंक्लूड होना। एनर्जी के टर्म्स में v पावर n पाई पावर ये टर्म को कंबाइन करेंगे, जब p को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई m e टोटल पावर 3n/2 n फैक्टोरियल h पावर 3n/2 फैक्टोरियल। ये माइक्रोस्टेट आएंगी जब आप इनडिस्टिंग्विशेबल कंसीडर करेंगे। एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन पहले आपने फाइंड किया वो आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करके ऑल स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, या आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको रेफरेंस लें और n फैक्टोरियल इंक्लूड कर दें। S is n kb ln v plus 3/2 n kb ln 2 pi m kbt by h square plus 1 minus kb ln n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल टर्म के लिए स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे।
माइनस एन के बी एल एन एन, एक ये माइनस और स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन का माइनस, प्लस होने से ये एन के बी टर्म। अब ये टर्म को कंबाइन करें, एन के बी यहाँ पे भी है और एन के बी यहाँ पे भी है, कॉमन लेंगे, दिस एक्सप्रेशन चेंज, दिस रिजल्ट चेंज टू एन के बी एल एन वी बाई एन प्लस 3/2 एन के बी कॉमन लेंगे, ये 3/2 एन के बी और ये एन के बी, जब आप ये 3/2 एन के बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 एन के बी बनेगा, बट कॉमन लेंगे एल एन 2 एम के बी टी बाई एच स्क्वायर और 5/2 से 3/2 कॉमन ले लिया तो 5/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी इज नोन एज सेक्यूर-कैथोड इक्वेशन। रिकॉल करिए अगर आपके सिलेबस में रहा हो ये दिस पैराडॉक्स, तो ये इक्वेशन का नेम आप लोग पढ़े हो। यस सर। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके ये जो फर्स्ट केस में पैराडॉक्सल सिचुएशन आ रहा था वो आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो डेल्टा एस 0 आता है कि नहीं, और ये भी चेक कर लीजिए कि एंट्रोपी एक्सप्रेशन से एक्सटेंसिव फैक्टर कंफर्म होता है कि नहीं। आप एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को अल्फा टाइम कर दीजिए, इंटेंसिव वेरिएबल को अनचेंज रखिए, जो मेथड मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है आप लोगों को एक्सटेंसिव ये पार्ट चेक करने के लिए, ये रिपीट कर देंगे उस इक्वेशन में तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि एक्सटेंसिव बनेगा। क्या पूछ रहे थे सर? उधर 5/2 होगा ना? मैं ये जो भी पॉइंट नोट किए हैं मैं साथ में सजेस्ट करते जाता हूँ, एक बार खुद से ट्राई करिए। मैंने ये बोला कि ये एन के बी और यहाँ से 3/2 एन के बी ऐड करेंगे तो 5/2 ही आएगा, बट जब इससे 3/2 कॉमन लेंगे तो ये 5/3 तो बनेगा। आप चेक कर लिए अभी भी 5/2 है, ये 5/3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए जो मैंने अभी हिंट किया कि एक्सटेंसिव है कि नहीं। यहाँ से अगर एन को आप अल्फा एन करेंगे, न्यू नोटेशन, वी को अल्फा वी और टी को सेम रखेंगे तो एस डैश अल्फा टाइम ऑफ एस बन रहा होगा जो एक्सटेंसिव पार्ट है। यस सर। फॉर द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम गैस, जब सेक्यूर-कैथोड इक्वेशन यूज करेंगे फॉर मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम गैस, जब डेल्टा एस फाइंड करेंगे बाई दिस एक्सप्रेशन, इक्वेशन को चाहे कोई नंबर रिप्रेजेंट कर दें, चेक कर लीजिए एक बार कैसे चेक करना है, वो मैंने मेथड सजेस्ट किया हुआ है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। ये 0 आ रहा होगा, यस सर 0 आ रहा है। तो पैराडॉक्सल सिचुएशन जो राइज हो रहा था वो रिमूव हो गया। रीजन जैसे ही कंफर्म हुआ कि वो पैराडॉक्सल सिचुएशन राइज होने का रीजन था डिस्टिंग्विशिबिलिटी फैक्टर, कि आप मान के चले थे डिस्टिंग्विशिबल होना चाहिए वो इंडिस्टिंग्विशिबल, और जैसे ही इंडिस्टिंग्विशिबल कंसीडर किया वो पैराडॉक्सल सिचुएशन रिमूव हो गया। सोना नहीं क्या? कहाँ सो गई? ये करूँगा। क्लासिकल आइडियल गैस के जो रिजल्ट्स थे वो आपको यहाँ पे डिस्कस हुए नॉन लिटिसी केस के लिए। अब अगर यही पार्ट को अगर आप फोटोन गैस के लिए कंसीडर करें, फोटोन गैस में आपको सिर्फ एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चेंज करना है, बाकी रिजल्ट्स आप जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स आपको सजेस्ट किए थे, ये स्टेटमेंट आपको नोट किया। यहाँ पे जो नॉन लिटिस्टिक वर्ड है इससे आपको जो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आपने फाइंड किया यूज किया, ये ओनली चेंज हो जाएगा फोटोन गैस के लिए। माइक्रोकेमिकल एंसेंबल पार्ट में फोटोन गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स हैं, वो कैसे आपको फाइंड करना है वो आपको यहाँ पे जैसे ही आप नॉन लिटिस्टिक फैक्टर चेंज करेंगे, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चेंज करेंगे, सिमिलर पॉइंट्स रिपीट करके वो कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे उसमें आपने नोट किया क्लासिकल आइडियल गैस, यहाँ पे आप नोट करेंगे फोटोन गैस। माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में फोटोन गैस को आपको स्टडी करना है, इसके लिए स्टेटमेंट नोट कर लें। कंसीडर ए गैस ऑफ कैपिटल N नॉन इंटरेक्टिंग photons filled in a 3-dimensional container of volume कैपिटल V। देखो फोटोन बोजॉन है तो आप चाहें इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी कैरेक्टर पहले ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आपको यूज करना है E = CP। जब आप माइक्रोस्टेट फाइंड करेंगे तो मोमेंटम के टर्म्स में जो माइक्रोस्टेट हैं V⁴n 5⁴3n/2 P⁴3n डिवाइडेड बाई H⁴n 3n/2 फैक्टोरियल
ये सेम रहेगा। और इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी करेक्टर आप यहाँ पे अगर इंक्लूड कर रहे हैं, जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि जनरली बोजॉन्स को आप इंडिस्टिंग्विशिबल कंसीडर करते थे, अगर पहले ही इंडिस्टिंग्विशिबल कंसीडर करेंगे तो इस पार्ट में आप 1/n फैक्टोरियल इंक्लूड कर सकते हैं। एनर्जी के टर्म्स में जब रिजल्ट फाइंड करेंगे तो v पावर n 5 पावर 3n/2 ये एनर्जी e पावर 3n, यहाँ से p को e/c नॉट करेंगे, n फैक्टोरियल ch पावर 3n बन जाएगा, 3n/2 फैक्टोरियल। हमें एंट्रोपी रिलेशन को यूज करना है और सम रिजल्ट आपको फाइंड करना है फोटोन गैस के लिए। अब चाहे तो एंट्रोपी एक्सप्रेशन जैसे मैंने पहले फाइंड कराया है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करके, वो आप फाइंड कर लें पहले, फिर अप्लाई करें, या डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। सेम स्टेप मैंने वहाँ पे भी सजेस्ट किया था कि डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते थे, बट मुझे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन डिस्कस करने के लिए फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ता, इसलिए मैंने दैट टाइम को पहले ही आपको हिंट कर दिया। अगर आपको 1/t फाइंड करना है तो del s by del e करेंगे एट कांस्टेंट n and v, और एनर्जी डिपेंडेंट टर्म लॉग प्रॉपर्टी से ये n मल्टीप्लाई में मिल जाएगा, तो n के भी मल्टीपल फैक्टर बनेगा और ln e का डिफरेंशियल बनेगा 1/e। p/t फाइंड करेंगे del s by del v एट कांस्टेंट n and e, वॉल्यूम पार्ट से v/n n मल्टीप्लाई मिलेगा तो मल्टीपल फैक्टर n के भी ln v का डिफरेंशियल 1/b, और दीज टू पार्ट से अगर 1/t को एलिमिनेट करें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इस n के भी बाई e इसके मल्टीप्लाई मिलेगा और ये n के भी कैंसिल आउट हो गया, e राइट में जाएगा। ये टर्म कहीं पे छूटा है, पावर ये 3n पावर है, यहाँ पे हमें से एक बार ये फैक्टर 3 एक बार ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये पावर में 3 फैक्टर छूट गया था, फिर से ये रिजल्ट में माइनर चेंज आ रहा है, तो ये 1/3 e/v फॉर्म बनेगा। ये पार्ट हम कंपेयर करें, यहाँ से एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा 3n kBt, यहाँ से आइडल गैस इक्वेशन अभी भी वैलिड है, PV = n kBt, और ये रिलेशन फोटोन गैस के लिए चेंज हो गया, जो क्लासिकल आइडल गैस के लिए 2/3 आ रहा था फैक्टर, प्योर 1/3 आ गया। एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी रेशियो, ये सब भी आप फाइंड कर सकते हैं। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज E + PV, और कंपेयर करिए 4n kBt बन गया। CV वैल्यू del E by del T एट कांस्टेंट n and v, ये 3n kB। CP वैल्यू del H by del T एट कांस्टेंट n and p, ये 4n kB। गामा CP by CV 4/3, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। PV पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक गेट पेपर का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये रिलेशन दिया हुआ था आपको, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट ये फाइंड कराया था। फोटोन गैस के लिए जब तक कोई और अनदर मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये माइक्रोस्टेट मेथड से रिजल्ट्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को कंपेयर करें, नॉन लिटिस्टिक केस में ये पावर 3n/2 था, यहाँ पे फोटोन गैस के लिए पावर 3n है, तो ये चेंज होने का रीजन क्या है कि आप एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को चेंज कर रहे हैं, और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चेंज होने से ये एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ, ये प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन चेंज हुआ। सम टाइम आपको ये जनरलाइज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए ये प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन पूछा जाएगा, मैं जनरलाइज पार्ट के लिए हिंट कर रहा हूँ। फॉर एन आइडल गैस, in d dimension, वॉल्यूम ऑफ ओशन स्पेस vd रहेगा d डायमेंशन के लिए। शॉर्ट में मैं स्टेटमेंट नोट कर रहा हूँ, विद एनर्जी मोमेंटम रिलेशन E इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम पावर s। ये बोथ रिजल्ट यहाँ पे इंक्लूड हो गए, फोटोन गैस भी और नॉन लिटिस्टिक गैस, जैसे ये रिजल्ट को जनरलाइज किया। सम टाइम ये अभी तो आपने 3 डायमेंशन कंसीडर किया था, ये जनरलाइज डायमेंशन पार्ट के लिए पूछा जाएगा, तो दैट वॉल्यूम को मैंने vd लिख दिया, जो यहाँ पे आप v पावर n लिख रहे थे। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, जो माइक्रो स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे, मैं एग्जैक्ट डिपेंडेंस पार्ट नहीं नोट कर रहा हूँ, डिपेंडेंसी के लिए वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे कंपेयर करिए, ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है जिस डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। एनर्जी पार्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, मोमेंटम पार्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या डिपेंडेंसी है ये आपको कंफर्म हो गया। तो वॉल्यूम पे प्रोपोर्शनल बनेगा, और एनर्जी पार्ट एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट बनेगा, और पी को जब इससे रिलेट करेंगे तो एनर्जी पावर d/s बनेगा। आप ये रिकॉल करिए, माइक्रो स्टेट
आपको जनरलाइज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए एनर्जी पे यही डिपेंडेंसी बताया हो। ओशन पार्ट का वॉल्यूम नोटेशन चाहे वहाँ पे जो भी रहा हो, बट ये माइक्रोस्टेट का डिपेंडेंसी एनर्जी पार्ट पे शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए यही बताया। वहाँ पे हो सकता है ये एम लिया हुआ हो। अब आपको माइक्रोस्टेट पता चल गई। एंट्रोपी आप फाइंड करेंगे के बी एल एन ओमेगा से। यहाँ से 1/T फाइंड करेंगे तो डेल एस बाई डेल ई। अब एनर्जी का लॉग फैक्टर है एल एन ई पावर डी बाई एस एंट्रोपी में, और जब इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये डी बाई एस मल्टीप्लाई में, और एल एन ई का डिफरेंशियल 1/, के बी मल्टीप्लाई में। ये पॉइंट सभी को रिलेट हो जाना चाहिए। जो भी मैंने जनरलाइज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए 1/T आपको सजेस्ट किया है। एनर्जी वैल्यू अब आपको यहाँ से कंफर्म हो गया, डी बाई एस के बी टी। चेक करिए, अगर 3 डायमेंशन ले रहे हैं और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ले रहे हैं तो ये 3/2 बताया था। अगर फोटोन गैस ले रहे हैं 3 डायमेंशन में तो ये 3 था और S वैल्यू वहाँ पे 1 था, मोमेंटम पावर 1 था, तब ये 3 kBT आ गया। अब पार्टिकल पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इंक्लूड करेंगे तो डायमेंशन बन जाएगा 3n, तो ये 3n/2 था और 3n kBT। ऐसे ही आप p/t कैलकुलेट करेंगे तो p/t ln ऑफ v डी टर्म kb मल्टीप्लाई में है तो kb ln v का डिफरेंशियल क्या 1/v। अब these two रिलेशन से 1/t को एलिमिनेट करेंगे, d बाई एस kb बाई ई, ये 1/t की वैल्यू है, प्रेशर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और राइट साइड वैल्यू है kb बाई v। kb बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया, देन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी कैन बी रिटन एज s बाई डी ई बाई v। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में मोमेंटम का जो भी पावर होगा, वेव वेक्टर का जो भी पावर होगा, वैल्यू को डायमेंशन से डिवाइड करके आप ये एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी आप लास्ट इस पार्ट में चेक करिए, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में p का पावर 1 है और डायमेंशन 3 है, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये vd पार्ट था, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं, ये 1/3 बन गया था फोटोन पे। नॉन लिटिक गैस के लिए s वैल्यू 2 था, डायमेंशन 3 था, तो 2/3 बाई v आपको नोट कराया। तो किसी भी जनरलाइज पार्ट के लिए आप ये रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मेमोराइज आएगा तो s और d की वैल्यू आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेस करके फाइंड कर सकते हैं। दीज टू पार्ट को रेफरेंस लेंगे, एक तो क्वेश्चन स्पेस का डायमेंशन, वॉल्यूम और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, माइक्रोस्टेट में क्या डिपेंडेंसी है, और ये प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का क्या रिलेशन है। पेज नंबर पेज नंबर 40, प्रॉब्लम नंबर 10। सेवेंटी पेज पे 41। चलिए डिस्कस करते हैं पेज नंबर 40 पे प्रॉब्लम नंबर 10, जो भी डायरेक्टली डिस्कस हो गया है। द नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल एन आइडेंटिकल फ्री पार्टिकल इन 3 डायमेंशन स्पेस having total energy lies in the range e to e plus delta e where delta is very very less than e is proportional to। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये सजेस्ट किया था, एक तो जनरलाइज आर्टिकल से आप ये रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं, या शार्प वैल्यू के लिए अगर माइक्रोस्टेट आपने फाइंड कर ली तो रेंज के लिए शार्प वैल्यू वाली माइक्रोस्टेट को डिफरेंशियल करेंगे 1 टाइम। अब ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, अगर आज इससे रिलेट करें तो n पार्टिकल्स हैं सिस्टम में। यहाँ पे मैंने सिस्टम का नेम गैस वर्ड यूज कर लिया। अगर ये स्टेटमेंट को लाइक दिस कंसीडर करते, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, आइडेंटिकल फ्री पार्टिकल्स वर्ड यूज किया है। 3 डायमेंशन में आप यहाँ पे मूव करा रहे हैं, और एनर्जी की शार्प वैल्यू के लिए माइक्रोस्टेट्स आपने यहाँ पे फाइंड कर दिया, पावर 3n/2 के प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को। अब रेंज के लिए फाइंड करना है तो आप ये 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो एनर्जी का पावर 3n/2 - 1 हो जाएगा।
ये रिलेट हुआ सभी को? यस सर। और एक पॉइंट और रिलेट करें, जो जनरलाइज आर्टिकल आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एनर्जी पावर, जो भी वहां पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशन हो, डायमेंशन बाई, अगर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में पावर एस ले रहे हैं तो डी बाई एस, शार्प वैल्यू के लिए माइक्रोस्टेट की डिपेंडेंसी आएगी, रेंज के लिए ये -1 हो जाएगा और इंटरवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जनरलाइज आर्टिकल जब फेज स्पेस में माइक्रोस्टेट का कैलकुलेशन कराया फ्री पार्टिकल्स के लिए, तब भी आप चेक कर सकते हैं दैट पार्ट को, आप चाहे जो रिजल्ट का प्रेफरेंस है। शार्प वैल्यू के लिए माइक्रोस्टेट एनर्जी पावर डायमेंशन सिस्टम के लिए 3n बनेगा, 1 के लिए 3 है और n पार्टिकल सिस्टम के लिए 3n, तो पावर d/2 एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए, नॉन लिटिल केस के लिए। तो ये शार्प वैल्यू के लिए और रेंज के लिए जब डिफरेंशियल करेंगे तो पावर 3n/2 -1 और मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल, बट यहाँ पे इंटरवल d ना लेके डेल ई लिया है, तो ये माइक्रोस्टेट का डिपेंडेंसी रेंज वैल्यू के लिए आपको कंफर्म, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर जनरलाइज आर्टिकल में डिपेंडेंसी पता है तो उसको रेफरेंस ले लेंगे, या आपको मैंने माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना दैट टाइम पे बताया, उसको रेफरेंस ले लेंगे, या आपको यहाँ पे जो क्लासिकल आइडियल गैस के लिए माइक्रोस्टेट आपको कैलकुलेट कराई है, शार्प वैल्यू के लिए इसको डिफरेंशियल करके इंटरवल मल्टीप्लाई, डिफरेंट वे में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पेज नंबर 70, प्रॉब्लम नंबर 41। The single particle energy level of a non-interacting three-dimensional isotropic system labeled by momentum k are proportional to k पावर 3। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में आपको ये पावर कंफर्म हो जाएगा p पावर 3। ये रिलेशन सभी को कंफर्म हुआ। ये लास्ट लेक्चर में भी हिंट किया था कि जो डिपेंडेंसी प्रोपेशन वेक्टर वेव वेक्टर पे आएगा वही डिपेंडेंसी मोमेंटम पे बनता है। 3 डायमेंशनल मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से आपको भी कंफर्म हो गया कि डायमेंशन 3 है और s वैल्यू 3 है, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पावर। इस पार्ट को अगर आप कंपेयर करें तो s वैल्यू 3 है और d वैल्यू 3 है। b आपको एक एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव कराया, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन। स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करें, द रेशियो p बाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन और जो यहाँ पे नोटेशन दिया वो डिफरेंट है। एवरेज प्रेशर टू एनर्जी डेंसिटी एट फिक्स टेम्परेचर, चाहे तो अब ये इसको आप ई नोट कर लें, कभी सेम नोटेशन हो सकता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू एस बाई डी, एनर्जी डेंसिटी, जो यहाँ पे एप्सिलॉन नोटेशन लिया है, एस वैल्यू 3, डी वैल्यू 3, ये टर्म को वहाँ पे एप्सिलॉन बताया है। तो पी बाई एप्सिलॉन, ये रेशियो एस बाई डी बनेगा जो 1 हो गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो ये किस कंडीशन में है ये जरूर आपको मेमोराइज होना चाहिए, कहीं इनडायरेक्टली भी यूज होगा। पेज नंबर 70, प्रॉब्लम नंबर 44। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए गैस ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स इन ए वॉल्यूम V एंड इंटरनल एनर्जी U इज गिवन बाय ओमेगा फंक्शन ऑफ U, V and N is equal to V minus NB total power N, A U by N total power 3N by 2, where A and B are positive constants, its pressure P, volume V and temperature T are related by। आपको यहाँ पे PVT का रिलेशन फाइंड करना है। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको डिस्कस किए, आइडल गैस नॉन लिटिल केस और आइडल गैस फोटोन गैस। बोथ पार्ट में आपको ये स्टेप आया है। आप एंट्रोपी अगर आप फाइंड कर लेंगे KB ln ओमेगा यूज करके, तो दैट पार्ट से अगर आप P बाई T के लिए रिलेशन यूज कर लें तो आपको PVT का रिलेशन फाइंड हो जाएगा, डेल S बाई डेल B एट कांस्टेंट N एंड U। लॉग प्रॉपर्टी से वॉल्यूम टर्म का पावर N है, ये मल्टीप्लाई मिलेगा, N के भी मल्टीप्लाई में आ गया, और ln ऑफ दिस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बाई V माइनस NB। तो रिलेशन अमंग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो PV माइनस NB इज इक्वल टू N के बी। ये ऑप्शन में सेलेक्ट करिए, डी ऑप्शन करें। जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हिंट किया था उससे आपको ये रिजल्ट कैसे कंफर्म हुआ, तो दीस 2 एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं। इस रिलेशन से ये PVT का रिलेशन आपको फाइंड हुआ है, सेम पार्ट यहाँ पे आपने फाइंड किया, इस रिलेशन से PVT का रिलेशन आपने फाइंड किया, P बाई T फाइंड करते हैं। तो एंट्रोपी से P बाई T अगर आप फाइंड कर लेंगे तो PVT का रिलेशन आपको फाइंड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
पेज नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 26। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, वो आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। कंप्लीट हुआ? Thermodynamic variables of a system can be volume V, pressure P, temperature T, number of particles and internal energy E, and chemical potential mu. For a system to specified by microcanonical, canonical, and grand canonical ensembles, the parameters required for the respective ensembles are. तो मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे बताना है। माइक्रो कैनोनिकल के लिए एन वी और ई बताया था, कैनोनिकल के लिए एन वी टी और ग्रांड कैनोनिकल के लिए टी वी म्यू। तो सेकंड ऑप्शन में ये टर्म मैच करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 35। हमको जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल डिस्कस किए थे, मेथड वहां पे सजेस्ट किया था कि किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल से थर्मोडायनामिक्स कैसे स्टडी करें। पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 35। द टोटल एनर्जी ई ऑफ एन आइडल नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है फर्मी गैस, पर जो मेथड बताए हैं उनसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन 3 डायमेंशन इज गिवन बाय E प्रोपोर्शनल टू n पावर 5/3 डिवाइडेड बाय v पावर 2/3। अगर ये एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है तब आपको फर्मी गैस पढ़ना पड़ेगा, बट अगर एक्सप्रेशन दिया है तो उसमें फर्मी गैस वर्ड से कोई आपको न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब आपको एनर्जी दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम में, रिकॉल करिए बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी DE इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। ये पार्ट आपको डिस्कस किया था। तो अगर आप यहाँ से प्रेशर को फाइंड करना है, क्योंकि P, V और E का रिलेशन फाइंड करना है, अगर एंट्रोपी दिया होता तो जो मेथड मैंने अभी सजेस्ट किया उससे फाइंड करते, बट अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है तो माइनस डेल E बाई डेल V करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये में टर्म और आएगा म्यू dn। तो ये रिलेशन से अब आपको यहाँ पे कंफर्म है E वैल्यू दिया है, जब डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस ये पार्ट और इस डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस यहाँ से भी आपको मिलेगा, प्लस हो गया। ये रिलेशन बनेगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को? बोलिए। देखो डिफरेंशियल करते हुए या तो इसी पार्ट को लेके डिफरेंशियल कर लें, जो कांस्टेंट आएगा उसको लास्ट में एलिमिनेट करते हैं, या एक और इजी अप्रोच बताया था, इस टर्म का लॉग फाइंड कर लीजिए। तो लॉग फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम टर्म को क्लियर करिए, दैट इज माइनस ऑफ 2/3 ln v, और जब डिफरेंशियल करेंगे ये टर्म के लिए तो टर्म बनेगा 1/e और डेल E बाई डेल v, और यहाँ से आपको वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन पता चल गया, और यहाँ पे 1/e वाला टर्म वो राइट में आपको होता है। दिस पार्ट पे जाइए, इस प्रॉब्लम पे जाइए 44 पे 42। फॉर ए गैस under isothermal condition, its pressure P varies with volume as P proportional to V power minus 5/3. The bulk modulus B is proportional to, ये डेफिनेशन आपको बताया हुआ है। बल्क मॉडुलस के लिए वॉल्यूम का वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी पूछा, बल्क मॉडुलस का डिफरेंशिएशन से इस वॉल्यूम का पावर यूनिटी से डिक्रीज करेगा, बट 1 पावर ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर रहा है, डिपेंडेंसी वॉल्यूम पे सेम रहेगा। जो पॉइंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सभी को क्लियर होने चाहिए, इजी पॉइंट्स हैं। 46 पे 4, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय E is equal to BS cube by Vn, where B is constant and other symbols have their usual meaning. The temperature of this system is equal to, फिर से पार्ट पे जाइए, combined form of first and second law of thermodynamics, इंटरनल एनर्जी नोन है, और इंटरनल एनर्जी से अगर आपको टेम्परेचर फाइंड करना है तो आप यहाँ पे E वैल्यू फाइंड करेंगे डेल E बाई डेल S एट कांस्टेंट N एंड V। अब इसको डिफरेंशियल कर लीजिए एंट्रोपी के टर्म्स में, तो 3 टाइम्स ऑफ BS स्क्वायर बाई Vn, और प्रॉब्लम इजी बनाया है। ऐसा कोई पार्ट आपको एलिमिनेट नहीं करना है। एंट्रोपी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल में टेम्परेचर की वैल्यू पूछा है, 3BS स्क्वायर बाई Vn, सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। पेज नंबर 44,
प्रॉब्लम नंबर 48 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। कंप्लीट हुआ। फॉर ए 44 पे 48 फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, रिपीटेड प्रॉब्लम है, पहले कहीं डिस्कस हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी अटेन्स लोकल मिनिमम। ये आपको हिंट किया था कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन के लिए या तो अनचेंज रहेगा या डिक्रीज करेगा, मिनिमाइज होगा। ये पॉइंट आपको पहले कहीं डिस्कस किया है। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी अटेन्स ए लोकल मिनिमम, मैक्सिमम नहीं जाएगा यहाँ। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 43 पे 38 द एंट्रोपी फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय एस फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू ए ई मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट माइनस ई, दैट कैन बी रिटन एज ई नॉट माइनस ए ई स्क्वायर। where a and e naught are positive constants, the temperature of the system is। एंट्रोपी से टेम्परेचर फाइंड करने के लिए डेल एस बाई डेल ई करेंगे। ए कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल किया ई नॉट, सेकंड टर्म का डिफरेंशियल किया ट्वाइस ई, और यहाँ से आपको कंफर्म हुआ टी इज 1 बाई ए ई नॉट माइनस 2 ई। जैसे ही आप ये एनर्जी ई को वेरी करेंगे, अगर ये ट्वाइस ई ई नॉट से ग्रेटर हो जाए तो टेम्परेचर निगेटिव आ जाएगा। यहाँ से आपको कंफर्म है इफ 2e लेस देन ई नॉट देन टी इज पॉजिटिव, if 2e greater than e naught then t will be negative। तो some values of energy के लिए टेम्परेचर नेगेटिव बनेगा। the temperature of the system is negative for some energy, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 प्रॉब्लम नंबर 27। स्टेटमेंट पढ़िए और ट्राई करिए। सिक्सटी टू पे 27 में टोटली मैथमेटिकल अप्रोच है। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n स्पिन्स which may align either in upward or in downward direction is given by S is equal to minus kb n p ln p plus 1 minus p ln of 1 minus p। ये आपको एंट्रोपी का एक्सप्रेशन दिया है in terms of probability। Here kb is Boltzmann's constant, the probability of alignment in the upward direction is p। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए p है और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए 1 माइनस p हो जाएगा। अप और डाउन डायरेक्शन फॉर ए सिंगल पार्टिकल और स्पिन हाफ पार्टिकल इज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में है, ये डाउन की प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। द वैल्यू ऑफ p एट विच द एंट्रोपी इज मैक्सिमम। एंट्रोपी मैक्सिमम आपको चेक करना है और मैक्सिमम के लिए, और वेरिएबल यहाँ पे p है, तो डेल एस बाई डेल पी को आप जीरो कर दीजिए। और जैसे ही जीरो करेंगे ये टर्म जीरो में इंक्लूड हो गया। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल किया, p कांस्टेंट एल एन पी का डिफरेंशियल 1 बाई पी प्लस p का डिफरेंशियल 1 ln p। सेकंड टर्म बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करना है, 1 माइनस पी कांस्टेंट ln का डिफरेंशियल 1 माइनस पी, और इस 1 माइनस पी का डिफरेंशियल करेंगे तो -1 कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस अब ln टर्म कांस्टेंट, इस 1 माइनस पी का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस कंट्रीब्यूट करेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करिए p और p, ये रेशियो 1 बन गया,
और यहाँ पे 1 - p कैंसिल आउट हो गई, -1 बनेगा। तो ये these two टर्म एलिमिनेट हो गए, ओनली लॉग टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ln ऑफ p माइनस ln ऑफ 1 - p इज इक्वल टू 0। ln ऑफ p 1 - p इज इक्वल टू 1, जो ln ऑफ 1 के लिए ये 0 है, ln ऑफ 1 से मैच करेगा, रेशियो 1 आना चाहिए। तो p इज इक्वल टू 1 - p, और सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज इक्वल टू हाफ बनेगा, दैट इज 0.5। अब ये मैंने मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बता दी, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। एक और इजी अप्रोच भी था, रिकॉल करिए जब मैंने माइक्रोस्टेट आपको हिंट किया, माइक्रोस्टेट केस में मैंने आपको माइक्रोस्टेट कब मैक्सिमम होंगी ये आपको हिंट किया है। इसी प्रॉब्लम का अनदर मेथड यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। एंट्रोपी मैक्सिमम होने के लिए kb ln ओमेगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब माइक्रोस्टेट मैक्सिमम आ रहे हैं। और माइक्रोस्टेट मैक्सिमम तब होती हैं जब पार्टिकल्स को अगर आप ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इक्वल नंबर में पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये क्लियर है? ये पॉइंट मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को। यस सर। ये मैक्सिमम होगा इफ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और इक्वली अप और डाउन डायरेक्शन के लिए इक्वल, ये अप के लिए नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अप की प्रोबेबिलिटी, और डाउन पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाउन की प्रोबेबिलिटी। ये इक्वल नंबर में कब आएंगे? जब दीज प्रोबेबिलिटीज इक्वल आए और टू स्टेट हैं और बोथ की इक्वल प्रोबेबिलिटी, दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब हाफ होगी तभी मैच करेगा। लाइक दिस भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्लाइड शो कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर 4 से स्टार्ट होगा। सर सबसे लास्ट वाली सॉल्व कर दीजिए एक बार। लास्ट से तो आया ही था अभी। सर सबसे लास्ट सर को छूट गया। सर लास्ट वाला एक मिनट समझा दो। तो लास्ट वाले में आपने जो सेकंड मेथड बताया वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें पार्टिकल्स को 2 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वल नंबर पार्टिकल्स का आना चाहिए माइक्रोस्टेट मैक्सिमम के लिए, और इक्वल नंबर तभी आएगा जब उन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। अब स्पिन अप और स्पिन डाउन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और उनका सम 1 है, तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है जो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ। ओके सर। थैंक यू सर। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।